बीजेपी एक चुनाव हारी नहीं कि वहां हार पर महाभारत शुरू हो चुकी है और कांग्रेस एक चुनाव जीती नहीं कि वहां किचकिच शुरू हो गई है। क्या कांग्रेस के बड़े नेता मिलकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में जमे जमाए नेताओं को किनारे कर एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं? कांग्रेस के भीतर घमासान के क्या कारण है, कांग्रेस में कौन सा नेता क्या कर रहा है, वो आला कमान तक क्या संदेश पहुंचा रहा है, ये सारी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं मैं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर भेजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पिछले पूरे 8-9 दिन कांग्रेस के रहे। कांग्रेस में जहां जीत का जश्न मनाया गया, बद्रीनाथ और मैंगलोर की जीत का जश्न प्रदेश कार्यालय तक मनाया गया और हार जो लोकसभा चुनाव में हुई थी उसकी समीक्षा के लिए बकायदा दिल्ली से एक ऑब्जर्वर देहरादून पहुंचे थे। पीएल पूनिया कांग्रेस के एक वरिष्ठ और गंभीर सदस्य माने जाते हैं। पीएल पूनिया देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में जीतने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा चर्चा नहीं की, बल्कि चर्चा इस बात पर हुई कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस क्यों हार गई, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ने से पीछे क्यों हट गए। ये वो सारे कारण थे जिन्हें टटोलने की कोशिश पीएल पूनिया ने करी और पीएल पूनिया ने गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि एक गुट के साथ मुलाकात की। गुट मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के 3 धुरंधर हैं। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में प्रीतम सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष रह चुके हैं और साथ में वर्तमान नेता विपक्ष जो यशपाल आर्य हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी में भी मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ मुलाकात की। पीएल पूनिया ने जो मुलाकात पार्टी के एमएलएज, एक्स एमएलएज, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ की, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई क्योंकि वो एक सामान्य मुलाकात थी। हार के कारणों पर चर्चा, उसकी रिपोर्ट एक दस्तावेज के रूप में तैयार करके आला कमान तक उनको पहुंचानी थी। लेकिन एक मुलाकात बंद कमरे में होती है और उसका नेतृत्व हरीश रावत करते हैं, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह उनके साथ होते हैं। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन 3 लोगों की पीएल पूनिया से अकेले में क्या मुलाकात हुई और जब पीएल पूनिया से पत्रकारों ने पूछा कि उनकी क्या बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो समझते नहीं है इस बात को जरूरी कि मीडिया को इस सवाल का वो जवाब दें। जो बात हुई है वो अंदर कमरे में हुई है और उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी और आला कमान तक रिपोर्ट पहुंचाई जाएगी। अब पीएल पूनिया आला कमान तक क्या रिपोर्ट पहुंचाएंगे जो इन 3 नेताओं से मुलाकात हुई? एक आकलन यह है कि पीएल पूनिया ने इनसे पूछा कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ने से क्यों इनकार किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पीएल पूनिया इन 3 दिग्गजों से, हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह से यह पूछें कि आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा और उसके कारण ये लोग बताएं और वो रिपोर्ट पीएल पूनिया आला कमान को दे। ये बात थोड़ी सी परे हो जाती है। एक बात ये होती है कि क्या उत्तराखंड में जो 2 विधानसभा उपचुनाव जीत गई है कांग्रेस, तो इससे कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर हो गया है? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मंगलौर की सीट में बीजेपी बिल्कुल जबड़े तक पहुंच गई थी, कांग्रेस के सीट हार गई। और राजेंद्र भंडारी का एक दूसरा कारण था हार का, वो उसकी चर्चा किसी समय और करेंगे, हमने कर भी ली है उसकी चर्चा, आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात यहां पर यह हो रही है कि इन 3 दिग्गजों ने पीएल पूनिया से क्या बात करी होगी। एक अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि ये तीनों दिग्गज कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब उपेक्षित महसूस क्यों कर रहे हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। करण महारा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जीत का श्रेय खुद लिया जो बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे ही एक इंटरव्यू में कहा कि जब हार की जिम्मेदारी मेरे सर फोड़ी गई थी
तो जीत का श्रेय भी मुझे ही दिया जाना चाहिए। और वेणुगोपाल जो महामंत्री संगठन है कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, दूसरे तीसरे नंबर के नेताओं माने जाते हैं, उन्होंने बकायदा उन्हें जीत की बधाई दी। हो सकता है वेणुगोपाल ने जीत की बधाई हरीश रावत को भी दी हो, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या, गणेश गोदियाल को भी दी हो, लेकिन यहां पर बात यह है कि एकला चलो की नीति कांग्रेस के नेतृत्व में हमेशा से ही दिखाई देती है। जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है वह अपने हिसाब से कार्यक्रम तय करता है, बाकी लोग उससे सहमत हो या ना हो। ऐसा हरीश रावत ने भी किया, ऐसा प्रीतम सिंह ने भी किया, ऐसा कई दूसरे अध्यक्षों ने भी किया। और कोई दूसरा अध्यक्ष होता है और उसके कार्यक्रमों के पैरेलल कई और नेता अपने अपने कार्यक्रम लगाते रहते हैं। हरीश रावत ने ऐसे कई कार्यक्रम लगाए और हमको ही एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कई बार कांग्रेस थोड़ा ढीली पड़ जाती है, इसलिए पैरेलल काम करना पड़ता है। अब करण माहरा ने हो सकता है कि कुछ काम ऐसे कर लिए जिसमें अपने अग्रजों की बात नहीं सुनी। एक कार्यक्रम करण माहरा ने अभी लगाया जो 24 जुलाई से लेकर 5, 6 या 7 अगस्त तक चलेगा। हरिद्वार की हर की पैड़ी से लेकर केदारनाथ तक की वो पैदल यात्रा करेंगे और केदारनाथ मार्ग तक पहुंचते पहुंचते जो उसके पास मुद्दे हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम से सोना गायब होने वाला मुद्दा है, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के ऊपर कई तरीके के आरोप हैं, चाहे वो केदारनाथ मंदिर का विवाद हो और चाहे दूसरे और इस संदर्भ से संदर्भित मुद्दे, वो सारे उठाते हुए वो केदारनाथ धाम तक पहुंचेंगे। अब इसका भी एक राजनीतिक कारण है, क्योंकि केदारनाथ में भी एक उपचुनाव होना है, केदारनाथ विधानसभा का एक उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां की जो विधायक थी शैला रानी रावत, उनका पिछले दिनों देहांत हो गया था। अब वो सीट भी रिक्त घोषित हो गई है और वहां पर भी अगले कुछ महीनों में उपचुनाव की गतिविधियां होंगी। और कांग्रेस उत्साहित है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ और मंगलौर वो जीत गए, बद्रीनाथ खास तौर पर, उस तरीके से वो अभी से तैयारी केदारनाथ के लिए कर ले। और वहां पर अगर उन्हें जीत हासिल हो जाती है तो ये एक बड़ा मैसेज पूरे उत्तराखंड में और गढ़वाल क्षेत्र में तो खास तौर पर दिया जा सकेगा। अब वहां पर चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स है, उस पर एक अलग रिपोर्ट हम अलग से तैयार कर सकते हैं। लेकिन करण माहरा ने यह कार्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनाउंस किया था अलग से, और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के शायद किसी भी नेता से कोई चर्चा नहीं की थी। और ऐसा लगता है कि इसी से ही ये कांग्रेस के 3 दिग्गज नाराज हैं। एक बात आपको और बताऊं, जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था उससे ठीक पहले एक इंटरव्यू करण माहरा ने हमको दिया था। उसमें उन्होंने कहा था अगर ये लोग अपना अपना चुनाव लड़ें तो कांग्रेस बेहतर स्थिति में आ सकती है, लेकिन ये लोग चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं और ये लोग कई बार अपना वर्चस्व जताने की कोशिश करते हैं, जिससे कांग्रेस के कई कार्यक्रम खटाई में पड़ जाते हैं। यह बात बिटवीन द लाइन समझी जा सकती है, बहुत स्पष्ट नहीं, बल्कि कुछ इशारे इशारे में उन्होंने ये बात कही थी और सवालों के जवाब में ये सारी बातें निकलकर आ गई थी। और ऐसा लगता है करण महाराज से ये जो तिकड़ी है ये नाराज है और पीएल पूनिया से ये लोग मिले और अध्यक्ष के खिलाफ इन्होंने एक मोर्चा जैसा खोल दिया। अब यहां पर आगे की कार्रवाई होती है, आगे की बात होती है। जब कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दी हमारे को बद्रीनाथ में भी और मंगलौर में भी, तो एकजुटता कांग्रेस के भीतर दिखाई दी। लेकिन यहीं पर कांग्रेस की एक परेशानी होती है, वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीति तय करती है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो तैयारी नहीं करती। और कई लोग ये मानते हैं कि जब कांग्रेस एकजुट होती है तो वो जीत जाती है, लेकिन जब कांग्रेस में फूट पड़ जाती है या अलग अलग खेमों में कांग्रेस बटी हुई नजर आती है तो उसका फायदा बीजेपी उठाकर ले जाती है। और कांग्रेस अभी यही गलती कर रही है कि वो अभी से विभाजित होती हुई नजर आ रही है। एकमात्र जीत से वो इतनी उत्साहित हो गई है कि वो अगले चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी रणनीति अभी से बनानी शुरू कर रही है, जबकि पहली प्राथमिकता संगठन को मजबूत करने की होती है। अब पीएल पूनिया इन तीनों से बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट आलाकमान को क्या देंगे, यह देखने वाली बात होगी। अभी बस इतना ही कहा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर का ये जो घमासान है ये धीरे धीरे षड्यंत्रों की शक्ल ले लेगा
और इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के पर कतरने शुरू हो जाएंगे और एक कांग्रेस के नेता को दूसरा कांग्रेसी नेता पीछे खींचने की कोशिश करेगा और कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है। उत्तराखंड के एक और नेता है गणेश गोदियाल, जो पूरे बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव में खासे सक्रिय रहे थे। खबर है कि वो भी अपनी अलग पहचान बनाने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का जन समर्थन उनको लोकसभा चुनाव में मिला और उसके बाद बद्रीनाथ में जिस तरीके से जीत हुई, तो उसे वो अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बता सकते हैं जनता को। अब देखना यह होगा कि आला कमान भविष्य के लिए अपने किस नेता को चुनता है। यहां पर एक बात आपको और बताऊं, बीजेपी में एक संगठन काम करता है जहां पर जूनियर और सीनियर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीरथ सिंह रावत ने बकायदा एक भरे मंच पर जो कार्य समिति की बैठक हो रही थी उसमें कहा कि यहां जो सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो आगे आ जाता है और जो आगे वाला व्यक्ति होता है वो कब पीछे चले जाता है उसका अंदाजा किसी को नहीं होता। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। यहां पर जो सबसे सीनियर है, सबसे आगे लाइन में, वही लगा हुआ नजर आता है और यही वजह है कि कांग्रेस में चाहे हरीश रावत हो या दूसरे वरिष्ठ बुजुर्ग नेता, वो लगातार सक्रिय रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भी इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यानी कि कांग्रेस किसी भी सूरत में अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग भले ही चुनाव जिताने की हैसियत ना रखें लेकिन चुनाव हरवाने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस हमेशा ऐसे बुजुर्ग नेताओं को कभी किनारे नहीं करती है। अब देखना यह है कि क्या जो मोर्चा करण माहरा के खिलाफ खुलता हुआ नजर आ रहा है वो मोर्चा अपनी राजनीति में सफल होगा या करण माहरा अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस का जो आला कमान है उनका आशीर्वाद उन्हें लगातार प्राप्त होता रहेगा। भविष्य में यह बात पता चलेगी। फिलहाल इंतजार इस बात का किया जाएगा कि जो रिपोर्ट पीएल पूनिया आला कमान को देंगे उसमें क्या क्या बातें होती हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।